कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली सबसे पहले तो हमने कैप्सूल का साइज देखना है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है 8 किस्म के कैप्सूल के साइजेस हैं। नंबर 1 000, नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 00, नंबर 3 जो है वो 0, नंबर 4 है 1, नंबर 5 है 2, नंबर 6 है 3 और नंबर 7 है 4, नंबर 8 है 5। अब इनकी कैपेसिटी जो है ना वो आप आगे देखोगे तो आपको नजर आएगा। जो 000 वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि हमारे जो सबसे काउंटिंग में छोटा नंबर है ना, तो काउंटिंग में हमारा छोटा नंबर है तो फिर हमारा जो कैप्सूल साइज है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 00 वो उससे छोटा होगा, फिर 0 उससे छोटा होगा, इसी तरह जो है हम ऑर्डर में चलते जाएंगे और 5 जो है वो सबसे छोटा साइज होगा, ठीक है। जो 000 है वो मोस्टली और जो 00 है ये दोनों जो है वो वेट में यूज होते हैं, ठीक है। वेटनरी जो कंपोजिशंस होती है ना उसके अंदर यूज होते हैं वेट में, वेटनरी में। और जो ह्यूमंस में यूज होते हैं वो 0 से लेकर 5 तक यूज होते हैं, ठीक है। अब आपको सारी साइजेस की समझ आ रही होगी। ये साइज आपको इसलिए पहले बताया गया है ताकि आपको पता चले कि कौन सा ड्रग, हमने कितनी ड्रग जो है वो एनकैप्सुलेट करनी है। अगर मुझे सिर्फ 20 mg चाहिए लेकिन मैंने वेट तो उसका 235 लेना है ना, क्योंकि मेरे पास जो ओमेप्राजोल के पैलेट्स हैं उसमें वो 8.5 पोटेंसी का है। 8.5 जो है वो उसकी पोटेंसी है। 100 mg लोगे आप पैलेट तो आपको मिलेगा 8.5। इसी तरह 100 mg जो है 22.5 के लोगे तो आपको मिलेगा ओरिजिनल इसका जितना वेट आपने डालना है, ठीक है, कैप्सूल के अंदर। क्लास इनके ऑनलाइन। अगर आपकी पोटेंसी ज्यादा है तो फिर आप जो वो बड़ा कैप्सूल उठाएंगे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट साइजेस हैं यहाँ पे, अपनी ड्रग के मुताबिक आपने कैप्सूल को लेना है फॉर्मूले के लिए, ठीक। सेकेंडली हम आ जाते हैं फिलिंग मटेरियल के ऊपर। फिलिंग मटेरियल, फिलिंग मटेरियल में जो है हमारे पास आ जाते हैं दो चीजें कि आपने मटेरियल क्या फिल करना है उसके अंदर, पाउडर फिल करना है या पैलेट्स फिल करने हैं। अगर तो आप पाउडर फिल करोगे तो वो एपीआई होगा, जस्ट एपीआई भी हो सकता है, एपीआई प्लस ग्रेन्स हो सकते हैं। एपीआई इज फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पाउडर में आपने इस तरह से देखना है कि आपकी अगर पोटेंसी ज्यादा है, 250 mg का आपके पास कैप्सूल है, आपने बनाना है 250 mg, आपको कंपोजिशन चाहिए। कंपोजिशन अगर आपको 250 चाहिए तो फिर आप एज इट इज 250 ही एक्टिव ही को एनकैप्सुलेट करोगे, ठीक। सेकंड पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि एपीआई अगर हमारा कम है, 2 mg है, 3 mg है, 4 mg है, तो उसका बल्क बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब बल्क बढ़ाना पड़ेगा उसको एनकैप्सुलेट करने के लिए, अब 2 mg भी जो है वो 5 नंबर 5 के साइज में नहीं आता। एटलीस्ट उसके लिए हमें 120 mg वेट चाहिए कैप्सूल में एनकैप्सुलेट करने के लिए। तो 120 आप कैसे करोगे उसको? 120 आप इस तरह से करोगे कि आप इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स के ग्रेन बनाओगे, प्लस उसमें एपीआई होगा, जिस तरह टैबलेट के लिए ग्रेन्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेन वाली स्टेज के ऊपर आप जो है वो एनकैप्सुलेट कर दोगे इसको, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ पाउडर, डेंसिटी ऑफ पाउडर इज अ वेरी मेन फैक्टर। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आप लोगों ने ऐड कर देना है अपना, सॉरी किसी का मोबाइल फोन बज रहा है बीच में, है इसके अंदर। साइज ऑफ कैप्सूल चूज करना है ना तो डेंसिटी को आपने देखना है। डेंसिटी को आप देखेंगे कि फ्लफी पाउडर है तो ऑब्वियसली वो स्पेस ज्यादा लेगा, कैप्सूल का साइज बड़ा आपको चूज करना पड़ेगा। अगर तो वो एक कॉम्पैक्ट और जो है स्क्वीज होने वाला मटेरियल है तो फिर वो आप छोटे कैप्सूल साइज में भी जो है ना उसको एनकैप्सुलेट कर सकते हो।
फ्लफी पाउडर होगा, बल्क मतलब कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप उसको साइज के मुताबिक बिल्कुल आपने अपनी जो डोजेज फॉर्म बनानी है, आपने साइजेस देखने हैं उसके कि कौन से साइज में जो है वो इजीली आ जाएगा मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसके बाद हमने पैलेट्स को देखना है। एपीआई एनक्लोज इन अ बॉल लाइक पॉलीमर। पैलेट्स जो होते हैं वो एक पॉलीमर शीट होती है जिसके अंदर हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है। लाइक हमने ओमेप्राजोल की एग्जांपल ली है। ओमेप्राजोल में जो है दो टाइप्स की पोटेंसीज है, 8.5 और 22.5। ठीक, और 8.5 के लिए आपको चाहिए होंगे 235। ठीक है, 235 mg of omeprazole pellets contains 20 mg of omeprazole. This is the point. इसी तरह 22.5 में भी होगा। 22.5 से आप अलग कैलकुलेट करोगे, 8.5 से आपकी फिगर और आएगी। ठीक है, और मेन फैक्टर्स जो हैं इसमें, मेन फैक्टर इसके अंदर जो आप टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में देखने हैं, वो नंबर 1 जो है वो है हमारे पास ह्यूमिडिटी। नंबर 1 है हमारे पास ह्यूमिडिटी, सेकंड है टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज वेट वेरिएशन। सबसे पहले आप ह्यूमिडिटी देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे एरिया की कि क्या है। कैप्सूल को जैसे ही हीट लगती है या मॉइस्चर लगता है तो वो जो है स्क्वीज हो जाते हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव डोजेज फॉर्म है सबसे पहले तो ये, और बॉडी में जाके 3 से 4 या फिर 2 मिनट तक भी जो है, अच्छे कैप्सूल जो होते हैं वो 2 मिनट तक में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और पैलेट्स को बाहर छोड़ देते हैं वो। राइट, अब आपका जो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी में आपने देखना है कि आपका एरिया के ह्यूमिडिटी जो है नॉट मोर देन 45 डिग्री 5% होनी चाहिए। सॉरी, डिग्री कह रही हूँ, जो परसेंटेज है वो 45 तक होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन लास्ट में जो है ना वेट वेरिएशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका वेट इधर से उधर हुआ कैप्सूल का, तो फिर जो है वो ऐसे पोटेंसी जो है वो हिल जाएगी आपकी। ठीक है, पोटेंसी आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे हम चलते हैं कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इसका टॉपिक है मशीन्स। इसमें मशीनरी जो है वो हमारी यूज होती है। नंबर 1 कोन मिक्सर। अगर तो हमने ग्रेन बनाने हैं, हमारा बल्क, हमने बल्क क्रिएट करना है अपने कैप्सूल में फिल करने के लिए, तो फिर हम अपने एक्टिव को पाउडर्स के साथ मिक्स करेंगे। ड्राई पाउडर्स के साथ भी मिक्स करके हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टार्च हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, और हमारा एक्टिव हो सकता है। एंड सेकेंडली उसका हम प्रॉपर ग्रेन बना के भी जो है एक्टिव में इंसर्ट करके कर सकते हैं। उसके लिए हम मिक्सिंग के लिए हमारे पास होता है कोन मिक्सर। कोन मिक्सर यूज होगा वहां पे एरिया में। सेकेंडली हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। ये बहुत ही कॉमन मशीन है जो कि पाकिस्तान में यूज हो रही है। वैसे तो फुली ऑटोमेटिक भी है, फुली ऑटोमेटिक का अलग ही सिस्टम होता है, उसमें कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि हमें हाथ ही लगाने की जरूरत नहीं होती। एक दफा आपने हॉपर में पाउडर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली कैप्सूल एक ही वेट पे जनरेट होके तो वो निकल आएंगे बाहर, और पॉलिश भी होके निकल आएंगे। ठीक है, और जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक होती है ना, बेसिकली उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक ऑपरेटर प्रॉपरली उसको ऑपरेट कर रहा होता है, उसमें भी हम हॉपर के अंदर डालते हैं और वो खुद ही जो है एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कैप्सूल पॉलिशर होता है। कैप्सूल पॉलिशर जो है वो क्या करेगा, जो भी पाउडर लगेगा उसको ड्यूरिंग फिलिंग, तो वो पॉलिशर के थ्रू हम कैप्सूल को दोबारा पॉलिश करेंगे। बाहर जो जितना भी कैप्सूल के पाउडर लगा होगा वो शेड हो जाएगा वहां से, इस पॉलिशर के थ्रू। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, वो किस तरह से काम करती है, इट हैज डिफरेंट डाइज होती हैं। डिफरेंट डाइज होती हैं कैप्सूल का, आपने देखा होगा एक बॉडी होती है, एक हेड होता है। तो हेड के लिए और अलग डाई होती है और बॉडी के लिए अलग होती है। सबसे पहले जो है ना, दोनों डाइयां एक साथ जुड़ी होती हैं और कैप्सूल ऊपर प्रेशर से आता है और कैप्सूल उसके अंदर चला जाता है, दोनों डाइज के अंदर। फिर ऑपरेटर उसको सेपरेट करता है, हेड को अलग करता है उसके, और बॉडी को अलग कर देता है। सही, फिर आगे एक रोटेट, आप ना इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखना कि किस तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन चलती है। फिर वो उसको एक पोजीशन पे लगा देगा और उसके ऊपर से मशीन ऑन कर देगा।
और सारा जो पाउडर है या पैलेट्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे एक स्पेसिफिक वेट के ऊपर। नेक्स्ट क्या होगा, वो इसको एनक्लोज करेगा, दोनों डिस्क को दोबारा मिला देगा डाइस को, और फिर उसको प्रेशर के थ्रू उसको जो है वो एनकैप्सुलेट करवाएगा, दोनों हेड को प्लस उसकी जो बॉडी है उसको एनकैप्सुलेट करवा देगा। वैक्यूम और प्रेशर जो है वो मेन है इसके अंदर। अब जो डाइज होती हैं ना वो डिफरेंट, अगर मैंने जो कैप्सूल लेना है, लाइक मैंने 250 mg का कैप्सूल बनाना है, तो मुझे जो साइज 2 है उसकी डाई लगानी पड़ेगी। हर कैप्सूल साइज की डाई अलग होगी। अगर हमारी कंपनी के पास सिर्फ 2 कैप्सूल है, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट ही सिर्फ 2 है, एक का साइज 0 है और एक का साइज जो है वो 2 है, तो मेरे पास एटलीस्ट ये दोनों डाइज होनी चाहिए ताकि जो है हम अपनी डोजेज फॉर्म को इसमें बना सकें। ठीक, तो आज ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी कैप्सूल के बारे में, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, सुन रही हूँ मैं, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम मैम, नीलम बात कर रही हूँ। येलो कार्ड अभी मैं बीच में देती हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी डिस्कशन कर लें बिकॉज कल की भी थोड़ी सी हमारी पेंडिंग थी। अस्सलामुअलैकुम मैम, ये जो पॉइंट था आपका अमिप्राजिल पैलेट्स का 8.5 mg और हाँ जी, 22.5 अंदर आप फिर रिपीट कर दिए, क्लियर नहीं है। मैं बताती हूँ। इस पे वैसे प्रॉपर एक लेक्चर बनता है, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से पैलेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो बच्चे, सिंपल सी एक बात है कि 100 mg कंटेन्स 8.5 mg ऑफ ओमेप्राजोल। ठीक है, हेलो, यू देयर? एडमिन प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, ओके। 8.5 जो है वो इस तरह से होगा कि 100 mg कंटेन्स 8.5, तो कितने mg आपको चाहिए होंगे कि आप 20 mg तक पहुंच जाएं? फॉर्मूला आप लोग लिखें जरा इसका। 100 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 20, 100 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 20, तो कितना आंसर आया आपका? 235। इट मीन्स आप 235 mg ऑफ पैलेट्स लोगे, वेट करोगे, तो आपके पास आएगा 20 mg ऑफ ओमेप्राजोल, राइट? जो कल बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैम ये तो 40 mg का है या 20 mg का मेरे पास है, हमारे पास 250 mg का नहीं होता, तो बेसिकली उस 40 mg का तो वो है, 20 mg का वो है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम 235 mg जब तक नहीं लेंगे पैलेट्स को, तो वो वेट जो है ना पूरा नहीं होगा, आपकी पोटेंसी कम रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से है इसको। आई रिपीट कि 100 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 20, दिस इज द फॉर्मूला, कि आपको पता चल जाए कि आपने कितने mg ऑफ पैलेट्स लेने हैं ताकि आपका 20 mg बन जाए। सही? यस मैम। मैम कल के लेक्चर में फिर ये क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछो। मैं मुझे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का बताया था, उसमें आपने बताया था कि जो हमारा जो वेट ग्रेनुलेशन हम लोग करते हैं, जो वेट मैस होता है उसको पहले वेट ग्रेनुलेटर में से पास किया जाता है, उसके बाद फिर वो स्टीव नंबर 8 और 5 में से पास होता है ना? नहीं बचे, जो हमारा वेट ग्रेनुलेटर है ना, वो ही उस पे सीव लगी होती है, ऑब्वियसली उसने ग्रेन बनाने हैं ना। यस मैम। ठीक है, और वो एक रोटेशन होती है, बीच में एक ब्लेड टाइप लगा होता है,
और उसकी साइड जो पे जाली हॉरिजॉन्टल होती है। मिक्सर्स होते हैं हमारे बेसिकली, जिनको आपकी हॉरिजॉन्टल आवाज मिक्सर्स जो थोड़ी होते मुझे हैं, क्लियर नहीं आ रही। मैम जो हॉरिजॉन्टल मिक्सर्स होते हैं उनमें हम लोग वेटिंग करते हैं ना अपने पाउडर की, डीसीपी के साथ या जी इलेक्ट्रोलिसिस जी। के साथ भी हाँ होती है। जी। तो हॉरिजॉन्टल मिक्सर होता है, तो वो हमारी वेटिंग होगी। वेटिंग के बाद फिर वो वेट ग्रेनुलेटर में से पास आउट होने के बाद फिर वो ट्रे में लगाते हैं, फिर उसके बाद वो सी में से पास होता है। नहीं, वेट ग्रेनुलेशन में और आपकी जो है वो सीव नंबर लगेगा, ठीक है, जब आपने बड़े बड़े ग्रेन बनाने हैं ड्राई करने से पहले, ठीक है, और ड्राइंग के प्रोसेस में ही जो है वो छोटा वाली सीव लगेगी आपकी, ठीक है। यस मैम। आपके छोटे ग्रेन्स तब बनेंगे। नेक्स्ट प्लीज। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैम ये जो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने नहीं बताया, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया। 3 है ना हेलो। उसका। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 2। जो अच्छा बच्चे अभी येलो कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल के येलो कार्ड में वो काइंडली यूट्यूब वीडियो देखें, ताकि दूसरों को जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना उस पे जरा टाइम लगाएं आज हम। ओके। आप काइंडली वीडियो दोबारा देखिएगा लेक्चर की। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। Who's this? मैम जी अदनान अदनान बोल रहे अली। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल है उसके अंदर एपीआई भी है और एक्सिपिएंट्स भी है। तो एक्सिपिएंट्स जो काम करते हैं वो हैं। एज अ जी कैरियर काम करते हैं ना, जो ब्लड स्ट्रीम में मतलब एपीआई ले जाते हैं या लुब्रिकेंट काम करते हैं। तो पेलेट्स मतलब ये नहीं, डायरेक्ट जाते हैं या वो ब्लड स्ट्रीम में बल्कि। नहीं लेके जाता एक्सिपिएंट्स। प्लीज एक मिनट। जी, जी मैम आवाज आ एक्सिपिएंट रही जो है। है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं लेके जाएगा, ठीक है। एक्सिपिएंट जो है वो बस बॉडी में लेके जाएगा उसको, और अपने जो सूटेबल एनवायरनमेंट होगा ना वहां जाके वो उसको खोल देगा। ठीक है। बस इतना करना है। जो ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ ड्रग है ना, यानी कि जिस पीएच पे वो जाके सॉल्युबल होगी, वो डिपेंड करता है। अपने फॉर्मूला को इस तरह से डिजाइन करना है कि ये स्टमक में खुले या फिर ये इंटेस्टाइन में खुले, तो एपीआई उस पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो ठीक बस है। जिस पॉइंट में जाए, जिस पीएच पे जाए ना एपीआई को लेके एक्सिपिएंट, तो वहां पे जाके खुलना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं करेगा उसको, जस्ट बॉडी में जाके खोलेगा टैबलेट को, या फिर जो भी हमने अगर इसमें ग्रेन यूज किए हैं एक्सिपिएंट्स कैप्सूल में। अच्छा, अब मैं आपको जरा पहले येलो कार्ड दिखा दूं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन और कर लेंगे। जी, आज का क्वेश्चन है, येलो कार्ड के क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है परेशान ना हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी, वहां से देख लें और असाइनमेंट्स करें, और फिर जो है वो ग्रुप में सेंड करें विद योर रोल नंबर्स। ओके। ये तो कल का है। एडमिन प्लीज आज वाला क्वेश्चन लेके। यस प्लीज। Which factor is most affected by weight variation of Azomax 250 mg capsule? आप लोगों ने बताना है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वेट वेरिएशन से। एजोमैक्स
250 mg कैप्सूल का। ठीक है, इसको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, इसके अंदर भी एक ट्रिक है और इसका जवाब जो है हमारा लेक्चर में ही मौजूद है। जिन बच्चों ने लेक्चर मिस किया वो उसको देखें, और जो जो इसका राइट आंसर देना चाहते हैं वो वीडियो को दोबारा गौर से देखें। ठीक है, और फिर जो है हमें आंसर बताएं। 5 मिनट रह गए हैं और फिर हम दोबारा आ जाते हैं लेक्चर पे। रेज योर हैंड, इसका भी क्वेश्चन है। Yes, Mr. Bilal, there are only 2 strengths are available. Hello, anybody is here? यस मैम। मैम ये मेरा क्वेश्चन जी था कि बोलें। जो एक्टिव होते हैं हमारे, तो ये कहा जाता है कि ये Yes, sir. हार्मफुल नहीं होते हैं, या इनका बॉडी में कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई हार्मफुल नहीं होते बॉडी के लिए ये। तो मैम ऐसा ही क्या होता है चीज कि मुझे सुनाई नहीं मैम दिया। जो इनएक्टिव होते हैं हमारे, एक तो एपीआई हाँ होता है ना जी, हमारे, हाँ जी, एक्सीडेंट होते हैं। जी जी, तो मैम इनएक्टिव। टू सम एक्सटेंट तो इनका कोई ना कोई इफेक्ट होता होगा बॉडी पे, और ऑब्वियसली कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो देते होंगे ये भी, जैसे हमारे पैराबिन्स नहीं वगैरह हैं। ऐसे, हाँ ये है, लेकिन उसको ऐसी क्वांटिटी में यूज किया जाता है जो टॉक्सिक नहीं होती। अगर आप देखो ना, हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट एक बुक है जो आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए अब, बिकॉज हमने आगे सीखनी है फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो जी सबके मैम। पास वो बुक होनी चाहिए पहली बात। और उस बुक में जो है स्पेसिफिक परसेंटेजेस दी हुई हैं हर प्रोडक्ट की, यानी कि हर एक्सिपिएंट की, हर केमिकल की। तो हमने फॉर्मूले के अंदर वही परसेंटेजेस में रहते हुए ही घूमना है। ठीक है, ऐसा उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। लेक्टोज का क्या साइड इफेक्ट होगा, स्टार्च का क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम है, ओवर आप यूज करोगे उसको तो फिर ऑब्वियसली होगा। मैम लेकिन जैसे अब हम ऐसा लोग है, लेकिन सिरप लगाते हैं। परसेंटेजेस जो है ना वो डिफाइन की गई हुई हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने काम करना है। मैम लेकिन जैसे सिरप्स होते हैं हमारे पास, उसमें एमपी हो जाता है, पीपी हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, तो मैम सिरप की फॉर्मुलेशन तो इनके बगैर नहीं बनती है। इसी तरह से हमारे कोटिंग सोल्यूशन होते हैं, तो उसमें टाइटेनियम यूज होता है, एचपीएमसी होता है। एग्जैक्टली तो मैम लेकिन एक तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक रेंज के अंदर यूज होता है, जी मैम। और कोटिंग एक रेंज के अंदर तो हमने फॉर्मूला में डाला ना। ठीक है, पर टैबलेट उसकी तो 1 या 2 mg पे आएगा वो, सही, जी या मैम। उससे भी कम आएगा। ये बात सोचने वाली है ना। जी मैम। सही, नेक्स्ट प्लीज। जिनके क्वेश्चन होंगे वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। Dr. Mariam, are you listening to me? हेलो, यस, जी हु इज दिस? जी, this is Dr. Syed from Canada. यस सर, यस सर, प्लीज। जी, मैं ये बता रहा था कि या दी क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, और आपने बिल्कुल सही बताया। वो जो हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट जो आती है, एक्सिपिएंट्स आर ओनली फॉर फार्माकोकिनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं। आपने बिल्कुल यस सही कहा, सर, क्योंकि देयर इज नो थेराप्यूटिक वैल्यू, जी there is बिल्कुल no सर, therapeutic value for excipient. It is only for pharmacokinetic and pharmacodynamic purposes, कि वो मेडिकेशन को किस राइट तरह सर, से बॉडी में हैंडल करवा रहा है, but there is no therapeutic value at all. Thank you. राइट सर, यू आर वेलकम। And your चलिए, lecture is excellent, and I am listening every day. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। You are very welcome anytime. थैंक यू। एनीबडी एल्स? अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। जिन हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं आफाक कासिम। मैंने चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उनके आंसर चाहिए थे मुझे। अफाक आसिम, आप पूछ लीजिए प्लीज। सबसे पहले ह्यूमिडिटी के हवाले से क्वेश्चन है। आपने कहा 45% ह्यूमिडिटी, तो ये ऑन व्हाट बेसिस
हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइक 45% क्यों नहीं, 30% क्यों नहीं, 50%? फार्मा सॉरी, ये जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वो ह्यूमिडिटी के हिसाब से जोन थर्ड में आता है, तो आप जोन थर्ड की जो है वो रेंज देखिए काइंडली, ठीक है? जोन थर्ड में जी, जोन 3 में फॉल करता है, उसकी आप जरा ह्यूमिडिटी चेक कर लीजिएगा। ओके, और माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपके क्वेश्चन वैसे मुझे रिसीव नहीं हुए इनबॉक्स में। ओके, मैं ये फॉर्मुलेशन डेवलप करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम कैप्सूल की, तो मैं हाँ कैसे जी, सिलेक्ट करूँगा साइज एंड वेट? ओके, आपने कैप्सूल आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? कैप्सूल की डेवलपमेंट करनी है। पहली बात तो ये कि इसका जो फॉर्मूला आपने डिजाइन करना है, मैंने पहले भी बताया अपने लेक्चर में कि आपका अगर 20 mg का कैप्सूल है, ठीक है, और बाकी जो 80 mg है वो उसका वेट बनाने के लिए या कोई उसको शेप देने के लिए, पकड़ने के लिए चाहिए होगा, सही? तो उसमें आप ग्रेन बनाएंगे, आप डिजाइन करें कि आपने 20 mg को कितने नंबर वाले में ऐड करना है, आपके पास डाई कौन सी है अवेलेबल, ठीक है? उसके हिसाब से जो है आप देखेंगे। जब हम कैप्सूल की फॉर्मुलेशन पे आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह फॉर योर रिस्पॉन्स। Yes, please. Anyone else? बुक का नाम है पहले बताया है मैंने, दोबारा बता देती हूँ, हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इजीली अवेलेबल होते हैं ये। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। येलो कार्ड एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। Which factor is most affected by weight variation of Azomax 250 mg capsule? आई होप कि सब इसका आंसर ठीक देंगे। लेक्चर को दोबारा देखिए, उसमें है आंसर। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज।